Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Myself Dr. Mahanur Altaf. Welcome back to the OPD course series 3. Today we are going to talk about the tuberculosis. In this video we will discuss about how to investigate TB. इसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, अगर हमारे पास पेशेंट एसिम्टोमेटिक आ रहा है तो हमने किस तरह से रूल आउट करना है, अगर पेशेंट को टीबी के साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं तो उन पेशेंट्स को हमने किस तरह से ट्रीट करना है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। टीबी बेसिकली क्या है? ट्यूबरकुलोसिस ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कोज करता है। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू ये बैक्टीरिया जो है हमारे लंग्स में जाता है, वहाँ जाकर रेप्लिकेट करता है और अगर हम इसे टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं तो ये हमारी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को जाकर भी इफ़ेक्ट कर सकता है। ये हमारे पास कंटीजियस इन्फेक्शन होता है। कंटीजियस इन्फेक्शन कौन सा होता है? जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करता है। अगर आप ऐसे पेशेंट की टेक केयर कर रहे हैं जिसको ट्यूबरकुलोसिस है, अगर वो स्नीजिंग करता है, टॉकिंग करता है, सिंगिंग करता है और अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो वो टीनी ड्रॉपलेट्स जो है वो एयर में जाएंगे और जब आप इंस्पायरेशन करेंगे, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू ये लंग्स में जाके नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स देखते चले तो सिम्टम्स है हमारे पास कफ डेट लास्ट मोर देन 3 वीक्स, चेस्ट पेन होगी, कफिंग अप ब्लड, हीमोपेटाइसिस, कफ में ब्लड आएगा, फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम। टीबी का पेशेंट जो है हर टाइम फटीग फील करेगा, थकावट फील करेगा, नाइट स्वेट्स आएंगे, चिल्स, बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, फीवर होगा, लॉस ऑफ एपिटेट एंड वेट लॉस भी होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग फॉर टीबी एसिम्टोमेटिक पेशेंट। अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है और वो एसिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रही एंड आप श्योर हैं कि पेशेंट को टीबी हो सकता है, देन फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट। अब प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट बेसिकली क्या है हमारे पास? हम जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से जो है प्यूरिफाइड प्रोटीन लेते हैं और 0.1 ml की लेते हैं, सिरिंज में लेते हैं वो प्यूरिफाइड प्रोटीन और पेशेंट की स्किन पे, आर्म के रीजन पर उसे इंजेक्ट करते हैं। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है इट्स मीन के पेशेंट इज एक्सपोज टू टीबी। अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो इट्स मीन पेशेंट इज अनएक्सपोज टू टीबी। अब ये जो टेस्ट है हमारे पास 48 टू 72 आवर्स लगते हैं इस टेस्ट के रिज़ल्ट को आने के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो जल्दी आ जाए तो देन हम लोग इग्रा टेस्ट करवाते हैं, इंटरफेरोन गैमा रिलीज ऐसे इग्रा टेस्ट करवाया जाता है। अगर तो पेशेंट इज़ एक्सपोज टू टीबी देन हमारे पास हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, फर्दर रूल आउट करना होता है, तो तब हम लोग चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। चेस्ट एक्सरे करवाने का क्या मकसद है? इससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को लेटेंट टीबी है या एक्टिव टीबी है। अगर पेशेंट को लेटेंट टीबी है उसका भी ट्रीटमेंट चलता है ताकि पेशेंट का जो लेटेंट टीबी है वो एक्टिव टीबी के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। लेटेंट टीबी क्या होता है कि पेशेंट को पास्ट में टीबी हुआ और उसके बाद उसके सिम्टम्स, इस टाइम कोई सिम्टम नहीं आ रहे, तो देन हम लोगों ने उसकी भी मेडिकेशन करनी है ताकि पेशेंट के लंग्स के अंदर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसको मुकम्मल तौर पर किल कर दिया जाए ताकि वो फर्दर फ्यूचर में एक्टिवेट ना हो। अगर तो एक्टिव टीबी आता है चेस्ट एक्सरे के थ्रू हमें पता चलता है, देन हम फर्दर टेस्ट करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे देख लेते हैं कि किस तरह से पेशेंट का शो होगा टीबी के पेशेंट का। ये हमारे पास नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है। आपको पता है कि जब भी हम एक्सरे करवाते हैं हमारे बॉडी के जिस रीजन पर एयर होती है वो एरिया ब्लैकिश आता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंग्स में क्या एयर होती है, तो ये प्रॉपरली जो हमारा लंग का जो एरिया है वो ब्लैकिश है और जो वाइटिश स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये हमारा हार्ट भरा हुआ है।
यहाँ पर हमारा CP एंगल बनता है। जबकि आप देखेंगे जो टीबी का पेशेंट होगा उसमें CP एंगल भी क्लियरली नज़र नहीं आएगा, और आप इस एक्सरे के अंदर देख सकते हैं कि ब्लैकिश एरिया बहुत कम है और पेशेंट के वाइटिश एरिया भी लंग के रीजन पर है। इट्स मीन कि यहाँ पर इनफिल्ट्रेट प्रेजेंट है और टीबी के पेशेंट में कैविटी लीजन्स भी प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट जो हम टेस्ट करवाएंगे पेशेंट का, हमने एक्सरे करवाया, एक्टिव टीबी हमें शो हो गया। देन हम लोग फर्दर टेस्ट करवाएंगे, स्पूटम लेंगे, एसिड फास्ट बेसिलाई को ग्रो करवाएंगे, स्टेनिंग करेंगे और कल्चर करेंगे। कल्चर जो है इट टेक्स 6 वीक्स और जो एसिड फास्ट बेसिलाई है ये लेसर टाइम देता है और हमारे पास जल्दी रिजल्ट्स आ जाते हैं। अगर तो पेशेंट का लेटेंट टीबी है और अगर पेशेंट को स्पूटम इतना ज़्यादा नहीं आ रहा कि हम लोग स्टेनिंग कर सकें, तो देन हम लोग करवाते हैं फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी क्या है? हमारे पास फ्लेक्सिबल ट्यूब है जो कि हम लोग लंग के रीजन पर भेजते हैं और वहाँ से सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं, और सैंपल को कलेक्ट करने के बाद जो है हम चेक करते हैं कि लेटेंट टीबी है पेशेंट का या एक्टिव टीबी है। देन उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट चलता है। इवन जब हम लोग ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो इसमें भी हम लोग 3 सैंपल्स लेते हैं और जो एक सैंपल है अर्ली मॉर्निंग में लेना लाजमी होता है। अगर पेशेंट का हम लोग ने PPD किया है और वो पेशेंट का टेस्ट नेगेटिव आ गया, इट्स मीन पेशेंट इज अनएक्सपोज, एनुअल स्क्रीनिंग करवानी है, चेस्ट एक्सरे की, हेल्थ केयर वर्कर है पेशेंट और आपको श्योर है कि पेशेंट को टीबी हो सकता है, तो हम लोगों ने क्या करना है, अगेन से PPD टेस्ट करवाना है, जिसे हम 2 स्टेज स्टेनिंग भी कहते हैं और ये हम लोग 2 वीक्स के बाद करवाते हैं। अब हमारे पास हम लोगों ने प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव टेस्ट करवाया है। अगर तो पेशेंट का ड्यूरेशन को हमने देन मेजर करना है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर पेशेंट जो है टीबी से एक्सपोज हुआ है, जब हम लोग वो ट्यूबरकल जो है 0.1 ml पेशेंट की स्किन के अंदर इंजेक्ट करेंगे, अगर टीबी होगा पेशेंट को तो हमारे इम्यून सिस्टम के जो T सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वहाँ जाके फाइट करेंगे और उस रीजन के ऊपर इंड्यूरेशन होगा। देन हम लोग उन ड्यूरेशन के साइज को मेजर करेंगे, उस साइज के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो हमारा PPD है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पेशेंट क्लोज कॉन्टैक्ट है, मतलब किसी अपने रिलेटिव है या उसका क्लोज वन है, उसकी टेक केयर कर रहा है, टीबी है और मास्क वगैरह का यूज़ नहीं कर रहा है, इसके अलावा स्टीरॉयड यूज़र है पेशेंट, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है, HIV है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स का यूज़ कर रहा है पेशेंट, उन पेशेंट के अंदर अगर इंड्यूरेशन का साइज 5 मिलीमीटर से ज़्यादा या 5 मिलीमीटर आ जाता है तो उनमें हम लोग PPD जो है वो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अगर तो पेशेंट होमलेस है, अल्कोहलिक यूज़र है, हेल्थ केयर वर्कर है, लाइक डॉक्टर्स हो गए, नर्सिस होगी, इमिग्रेंट्स है या IV ड्रग यूज़र्स है, इनके अंदर इंड्यूरेशन का साइज 10 मिलीमीटर से ज़्यादा या 10 मिलीमीटर आ जाता है तो उनमें हम PPD को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, इम्यून सिस्टम भी वीक नहीं है, हेल्दी पेशेंट था, उन पेशेंट्स के अंदर अगर 15 मिलीमीटर से ज़्यादा या 15 मिलीमीटर का इंड्यूरेशन साइज आ जाता है तो उनमें हम लोग PPD को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब हमने साइज के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि हमारा जो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव स्किन टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों का क्या ट्रीटमेंट रहेगा टीबी के पेशेंट से रिलेटेड। अगर पेशेंट को लेटेंट टीबी है, लेटेंट टीबी में हम लोग आइसोनेजाइड देंगे पेशेंट को, 9 मंथ के तक यूज़ करवाएंगे ताकि जो लेटेंट टीबी है वो एक्टिव टीबी के अंदर कन्वर्ट ना हो, और साथ पेशेंट को विटामिन B6 देंगे। विटामिन B6 क्यों दे रहे हैं आइसोनेजाइड
के साथ बिकॉज आइसोनियाज़ाइड का देखा जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट में आता है कि ये विटामिन B6 को कम कर देता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। सो हमने कंटिन्यूसली 9 मंथ तक लेटेंट टीबी के पेशेंट में आइसोनियाज़ाइड का इस्तेमाल करवाना होता है। सो साइड इफ़ेक्ट्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम विटामिन B6 को भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी की हमेशा 6 मंथ्स थेरेपी होती है। हमारे पास ये हम 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता है। इसके अंदर हमारे पास 2 फेजेस आती हैं। फर्स्ट फेज में हम लोग देते हैं रिफेम्पिन, आइसोनियाज़ाइड, पैराजीनामाइड एंड एथेम्बिटोल। ये 2 मंथ्स के लिए पेशेंट को देते हैं। देन हमारे पास सेकेंड मंथ में हम लोग रिफेम्पिन और आइसोनियाज़ाइड देते हैं 4 मंथ के लिए। फर्स्ट फेज में ये सारी 5 की 5 मेडिकेशंस यूज़ करनी है फर्स्ट 2 मंथ में। नेक्स्ट 4 मंथ में जस्ट रिफेम्पिन और आइसोनियाज़ाइड का इस्तेमाल करना है। अगर पेशेंट आपके पास आता है, पेशेंट को टीबी है, साथ HIV या एड्स है, तो हम लोग रिफाब्यूटिन यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ रिफेम्पिन सेकेंड फेज के अंदर। इसकी क्या रीज़न है? बिकॉज हमारे पास जो टीबी वो HIV के पेशेंट्स हैं वो टॉलरेट नहीं कर सकते ज़्यादा देर के लिए रिफेम्पिन को। सो हम लोग रिफाब्यूटिन का इस्तेमाल करवाते हैं। रिफाब्यूटिन के 2 एडवांटेजेस हैं। ये हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को भी किल करता है। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम एवियम को भी जो है वो किल करता है। और जो एड्स के पेशेंट होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनमें जो है टीबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि माइकोबैक्टीरियम एवियम है वो कोज करता है। सो रिफाब्यूटिन जो है उसको किल कर देता है। अगर पेशेंट जो है प्रेग्नेंट वुमेन है तो हमारा एक्टिव टीबी की तरह ही ट्रीटमेंट रहेगा। रिफेम्पिन देंगे, आइसोनियाज़ाइड देंगे, पैराजीनामाइड देंगे, एथेम्बिटोल देंगे। जस्ट इन पेशेंट्स के अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो है हम स्टेप्टोमाइसिन को नहीं देंगे बिकॉज ये फीटोटॉक्सिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास पेशेंट आता है, टीबी है, टीबी मेनिंजाइटिस है या टीबी पेरिकार्डाइटिस है, तो हमारा सेम ट्रीटमेंट रहेगा एज एक्टिव टीबी। बट ये जो हमारा ट्रीटमेंट होगा वो 12 मंथ तक जाएगा। जहाँ पर हमारा ट्रीटमेंट 6 मंथ का था वो 12 मंथ तक मूव कर जाएगा। साथ हम लोग स्टीरॉइड्स भी पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स। इन ड्रग्स को यूज़ करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आइसोनियाज़ाइड को यूज़ करने से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। ऑलवेज सप्लीमेंट विद विटामिन B6, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। आइसोनियाज़ाइड का इस्तेमाल करवाएंगे तो विटामिन B6 भी पेशेंट को सप्लीमेंट्स देने हैं ताकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो। रिफेम्पिन में देखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स में कि ऑरेंज कलर सिक्रेशंस होगी, पेशेंट को ऑरेंज कलर टीयर्स होंगे। कॉन्टैक्ट लेंसेज का पेशेंट अगर यूज़ करे तो स्टेन आएगा उसके ऊपर। पैराजीनामाइड में क्या है, हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है, यूरिक लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और अगर इन पेशेंट्स के अंदर गाउट की सिम्टम्स शो हो रही हैं तो देन हम लोग गाउट का ट्रीटमेंट भी पेशेंट को देंगे। एथेम्बिटोल, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, इसके एथेम्बिटोल यूज़ करने से रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। यूज़ मस्ट बी रिकॉर्डेड विद बेसलाइन आई एंड विजन एग्जाम। सो जो पेशेंट को एथेम्बिटोल देने से पहले हमने आई एग्जामिनेशन करनी है कि पेशेंट को विजुअल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर हम इन सारे ड्रग्स की बात करें तो ये हमारे पास हेपेटोटॉक्सिसिटी कोज करती हैं एक्सेप्ट स्टेप्टोमाइसिन। स्टेप्टोमाइसिन जो है वो फीटोटॉक्सिक होती है, सो हम लोग इसे प्रेग्नेंट वुमेन्स में नहीं देते हैं। ये रहा हमारा आज का लेक्चर कि हम लोगों ने टीबी के पेशेंट को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है, क्या उसकी सिम्टम्स रहेंगी, क्या क्या एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को किस तरह से रूल आउट करना है। PPD टेस्ट क्या होता है, अगर हम लोग रिजल्ट जल्दी चाहते हैं तो हम लोग इंटरफेरोन गामा रिलीज ऐसे इग्रा टेस्ट भी करवा सकते हैं। टीबी पेशेंट का चेस्ट एक्सरे क्या होगा, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे क्या होता है, TB चेस्ट एक्सरे क्या होगा, मेडिकेशंस क्या क्या हम लोगों ने पेशेंट को यूज़ करवानी है। टीबी का जो एक्टिव टीबी का ट्रीटमेंट जो है वह 6 मंथ्स की थेरेपी होती है। फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ 2 में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। और जस्ट हमारे पास कुछ जो है चेंजेस आते हैं वो हमने देख लिए। टीबी पेशेंट को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है, क्या उसकी सिम्टम्स रहेंगी, क्या क्या एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को किस तरह से रूल आउट करना है।
HIV के साथ पेशेंट है तो उसको सेकंड फेज़ के अंदर हमने रिफाब्यूटिन देना है। प्रेग्नेंट वुमेन है तो स्ट्रिप्टोमाइसिन नहीं देना। टीबी मेनिंजाइटिस या टीबी पेरिकार्डाइटिस है तो उनमें हम लोगों ने 12 मंथ तक ये ट्रीटमेंट देना और साथ स्टीरॉयड भी देने हैं। अगर तो पेशेंट का जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, लंग्स से निकल कर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को भी उसने इफ़ेक्ट कर दिया और जो ऑर्गन, जो रीजन पेशेंट का इफ़ेक्ट होगा, उस रीजन पर भी पेशेंट को पेन आएगी। सो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। एंड इंशाल्लाह हमारा जो कल लेक्चर होगा वो हमारा 4th लेक्चर होगा ओपीडी कोर्स सीरीज़ 3 का। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।